कि इस व्यक्ति के ऊपर ही ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या इसको आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन पुलिस नहीं दे रही है? क्या इसका वायलेशन क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार इतने बड़े साम्राज्य या इस तरह से एक अधिकार हो गया कि किसी भी व्यक्ति के जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनी अधिकार है उसको खत्म कर देना चाहती है? ये कंप्लीट तरीके से नल एंड वाइड है, पूरी तरीके से वायलेशन ऑफ लॉ है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कि कोई भी स्टेट है, स्टेट के साथ में एंटी कन्वर्जेंस लॉज हैं। यदि कोई भी सरकार इस तरह के विरोध करती है किसी के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, एंटी कन्वर्जेंस लॉ जो है उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जाए। करेक्ट, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। गलत तरीके से जो गलत तरीके से बोला जा रहा है कि ये व्यक्ति ने रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लिया, इस व्यक्ति ने इस रिलीजन से रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, उसके पास कानूनी अधिकार है, उसके पास मताधिकार है, उसके पास भारत देश के सारे संवैधानिक अधिकार है कि फ्री और फेयर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। फिर इसे सवाल कहां से आ गए? कौन सा ऐसा राज्य है जो इस प्रकार के संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना करता है, या इस प्रकार के जो कानूनी अधिकार भारत देश के संविधान में दिए गए हैं उनकी अवहेलना करते हुए अपने आप को सर्वोपरि मानता है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली से जो खबर आई वो आप तक पहुंची होगी। कैसे एक आयुष मलिक नाम का युवक मुस्लिम हो जाता है, खुद ये कहता है कि स्वीकार करता है कि मैं अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म में आया हूँ, इस्लाम धर्म को कबूल किया है, अपना नाम मोहम्मद अली बताता है। लेकिन उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है और ऐसा करते हुए उसने आयुष मलिक, जो कि अब मोहम्मद अली है, उसकी पत्नी और उसके रिलेटिव्स को जेल भी भेज दिया है। इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, मामला आपके सामने दरमियान में होगा। शामली में एक मामला सामने आता है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? संविधान एक आम इंसान की किस तरह से रक्षा करता है और कितने उसे अधिकार हैं कि वो कैसे जी? देखिए, भारत देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो स्पष्ट तरीके से व्याख्या करता है कि संविधान भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा, और प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे थर्ड जेंडर हो या कोई और भी। पहली पॉइंट है। पॉइंट नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन यह कहीं भी नहीं सेक्रीफाइड किया है कि कोई व्यक्ति किसी भी स्पेशल जाति या रिलीजन से वो संबंधित है, अर्थात वो एक ह्यूमन बींग्स मानता है। एक ह्यूमन बींग्स होने के नाते उसके लिए जितनी भी चीज़ें एक मानव प्रजाति के लिए संभव हैं वो सब दी जानी चाहिए, और उसके लिए रिमेडी के लिए स्पेशल व्याख्याएं जो शुरू किया है, जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी के साथ में स्टार्ट किया है, वो आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 तक की बड़ी स्पष्ट व्याख्या है। पर हम उसमें बहुत ज़्यादा अंदर तक जाना नहीं चाहते, हम स्पेसिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 25 जो है वो कहता है, वो गारंटी देता है प्रत्येक व्यक्ति किसी भी रिलीजन्स का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो कहीं भी फ्रीडम उसको है कि वो अपने फ्रीडम्स के साथ में अपने रिलीजन्स का एक्सप्रेशन वो दे सकता है, कर सकता है। इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं। अब उस लाइन को भी मैं पढ़ देना चाहता हूं जो आर्टिकल 25 में कहता है, और फिर इसी के साथ में आर्टिकल 21 में कैसे उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर है, पर दोनों ही भारत देश के संवैधानिक तंत्र में, खासकर आर्टिकल 21 को यदि भारत देश में इमरजेंसी भी लग जाती है तब भी आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं किया जा सकता है। स्पेशल तरीके से इसका प्रोविजन किया गया। अब दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल 25 कहता है कि गारंटी एवरी सिटीजन्स द फ्रीडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू राइट फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिसेस एंड प्रोगेट एंड द रिलीजन्स। यानी कोई भी व्यक्ति किसी धर्म, जाति, किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के बारे में अच्छे से प्रॉपर तरीके से कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है, अर्थात पूजा अर्चना कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। अब मान लीजिए जो आपने बोला शामली का प्रकरण, उसमें तो सिर्फ ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन्स का हो वो जाके इस्लाम कबूल कर लिया है, और हर कोई व्यक्ति जितने भी दुनिया के धर्म हैं कभी न कभी किसी न किसी उससे पहले वाले धर्म पर आस्था रही होगी। जैसे मान लीजिए इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, तो इस्लाम को मैं मान लिया कि 600 के आसपास में सेंचुरी में आ गए, पर 600 से पहले वाले जो थे रिलीजन्स, जब इस्लाम नहीं आया था तो उसके पहले वाले रिलीजन्स में लोग रहे होंगे। उसकी भी बात करूं तो यदि मैंने मान लिया कि क्रिश्चियन आए फर्स्ट सेंचुरी की ईसा मसीह के आसपास, तो उसके पहले वाले में, यानी जब जो रिलीजन नहीं आ रहा होगा उसके पहले वाले में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी रिलीजन से जरूर जुड़ा रहा होगा। तो यह कह देना कि यह व्यक्ति आज यहाँ चला गया, कि एक व्यक्ति वहाँ चला गया, आदमी की 2 दिन की जिंदगी उसको शांतिपूर्ण तरीके से जीने नहीं देते हैं भारत देश के लोग हो या दुनिया में किसी भी कंट्री के लोग हो। पर बात भारत देश की चल रही है, इसलिए आर्टिकल 21 का कंप्लीट तरीके से यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 21 यहां कहता है कि कोई भी व्यक्ति प्रोटेक्ट योर राइट टू प्राइवेसी। हमारे जीवन की जो आंतरिक चीजें हैं, जो हमारे दैहिक स्वतंत्रताएं, दैहिक स्वतंत्रता यानी जीवन की स्वतंत्रताएं हैं जो दी गई हैं, उनको कहीं भी कोई भी व्यक्ति उसको रोक नहीं लगा सकता है, चाहे भारत देश हो, चाहे भारत देश की सरकार हो। इसीलिए इसको इमरजेंसी के भी टाइम पर
अर्थात यदि भारत देश में तीनों तरह की इमरजेंसियां लगती हैं, किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर इस आर्टिकल्स का वायलेशन नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि इस व्यक्ति के ऊपर ही ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या इसको आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन पुलिस नहीं दे रही है? क्या इसका वायलेशन क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार इतने बड़े साम्राज्य या इस तरह से एक अधिकार हो गया कि किसी भी व्यक्ति के जो कॉन्स्टिट्यूशन और कानूनी अधिकार है उसको खत्म कर देना चाहती है? ये कंप्लीट तरीके से नल एंड वॉइड है, पूरी तरीके से वायलेशन ऑफ लॉ है, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आयुष ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उन्हें जो उनकी आईडी वगैरह बनाने की ज़रूरत है उन पे बहुत परेशानी हो रही है, और साथ ही जो उनके संबंधी हैं यानी उनकी पत्नी है उनको भी जेल भेज दिया है, जबकि वो कह चुके हैं कि उनका इसमें कोई रोल नहीं है। देखिए, इस ऐसी जो पोजीशन है, ऐसे पोजीशन में राज्य की जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। खासकर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 55 स्पष्ट तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के जो कानूनी अधिकार हैं उसमें बड़ी स्पष्ट व्याख्या की गई कि ऐसी जगहों पर इनको पूरा राइट दिया गया है और राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदेही है कि इनका प्रोटेक्शंस को प्रोवाइड करें। पहली बात। दूसरी बात, यदि उनके कोई भी व्यक्ति के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, स्टेट लेवल के हो या सेंट्रल लेवल के हो, तो उसमें ये चीज़ें कभी भी आड़े हाथ नहीं आती। आपका सिर्फ यही पूछा जाएगा कि मतलब आप कौन से रिलीजन्स के हैं, यही फॉर्म में होता है ऑप्शन। आपकी क्या कम्युनिटीज़ है, जनरल है, ओबीसी क्या है, आपकी एज क्या है, मदर फादर का नाम क्या है, तो ये सब ठीक है, क्या इश्यूज़ हैं? तो इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सवाल यह है इसके साथ में कि कोई भी स्टेट है, स्टेट के साथ में एंटी कन्वर्जेंस लॉज हों। यदि कोई भी सरकार इस तरह के विरोध करती है किसी के डॉक्यूमेंट्स बनाने में, एंटी कन्वर्जेंस लॉ जो है उन लोगों पर भी कार्रवाई हो जाए। करेक्ट, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। एंटी कन्वर्जेंस जो लॉ है वो स्पेशल तरीके से रिमेडी देता है कि कोई भी व्यक्ति हो, उस लाइन को भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता, कोई भी व्यक्ति हो, इफ एनी इंडिविजुअल हरास्ड बाय फॉल्सली इम्प्लीकेटेड अंडर द एंटी कन्वर्जेंस लॉ, गलत तरीके से जो गलत तरीके से बोला जा रहा है कि ये व्यक्ति ने रिलीजन्स को एक्सेप्ट कर लिया, इस व्यक्ति ने इस रिलीजन से रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। कोई व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है, उसके पास कानूनी अधिकार है, उसके पास मताधिकार है, उसके पास भारत देश के सारे संवैधानिक अधिकार है कि फ्री और फेयर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। इसके साथ में जब कोई भी व्यक्ति का रिलीजन चेंज होता है तो उस रिलीजन के एफिडेविट होते हैं, उसका गजट नोटिफिकेशन होता है, प्रॉपर पब्लिकेशन होता है और भारत सरकार उसको पब्लिश करती है। फिर इससे सवाल कहाँ से आ गए? कौन सा ऐसा राज्य है जो इस प्रकार के संवैधानिक अधिकारों की अवहेलना करता है या इस प्रकार के जो कानूनी अधिकार भारत देश के संविधान में दिए गए हैं उनकी अवहेलना करते हुए अपने आप को सर्वोपरि मानता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कर सकता है। और यदि वो करता है तो उसकी रक्षा करना हमारी, आपकी और पूरे भारत देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, जवाबदेही है कि ऐसे व्यक्तियों की भी सुरक्षा करें हम। जी। और पुलिस जांच कर रही है कि इनके ताल्लुकात कहाँ से जुड़े हुए हैं। कोई पाकिस्तान के मौलाना बताए जा रहे हैं, कोई कहीं के। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार की कोई भी बातें हों, आजकल 2-3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट होती हैं। यदि कोई भी व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को यदि उसको फॉल्सली इम्प्लीकेटेड करना है तो जोड़ दिया जाता है कि इसका कनेक्शन जोड़ा जाए। सोनम वांगचुक का आपने देखा था, ये लगा दिया था। ये भारत देश की वर्तमान पुलिस व्यवस्था है, इसको अपने पेन और कलम से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कर देना है कि उस सेक्शंस को बढ़ा देना है और उस सेक्शंस के लिए जितनी भी चीज़ें लिखी गई है वो सारा लगा दो, भले उस तरह के सबूत और कोई भी चीज़ न पाई जाए। और सबूत की खोजबीन के लिए एक 6 महीने की जो चार्जशीट फाइल करने का टाइम होता है, 10 साल ले लो, 15 साल ले लो, 20 साल ले लो, चलता रहेगा। और ये कहते जाओ कि अनवरत कनेक्शन है। इस प्रकार की भारत देश में जहाँ व्यवस्थाएं हों तो मुझे लगता है कि कानूनी तरीके से ऐसे व्यक्तियों को समाधान और ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा देना हमारे और हमारे भारत देश के संविधान में पूरी तरीके से व्याख्या की गई है और स्पेशल उसकी रेमेडी है। ऐसे व्यक्तियों को उस कॉन्स्टिट्यूशनली तरीके से ऐसे अपने लोकल स्तर पर जो भी है उनको उसका सपोर्ट लेना चाहिए और यदि वहाँ पर सपोर्ट उनका इनसफिशिएंट लगता है हम सब लोग उनकी मदद करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग खुलकर मदद करेंगे, कानून उसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं ना। यदि कोई व्यक्ति गलत किया है तो मैं मानूं, और गलत किया है तो उसका सजा देने का काम सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का है, हम और आप थोड़ी हैं उसको सजा का। कोर्ट ने तो मान लिया, रिजेक्ट कर दी बेल। बेल रिजेक्ट करने से आपने मान लिया कि केस खत्म हो गया, ये कौन सी बात है? बेल रिजेक्ट करने का मतलब है कि सरकार ने ये लोग गए होंगे सेशन ट्रायल में और मजिस्ट्रेट या सीएमएम के पास में, चीफ में जो होता है मजिस्ट्रेट, उसके पास गए होंगे कि हमें जो है बाहर किया जाए, हमारे पर ऐसे फाल्सली आरोप लगाए। पुलिस ने बोला होगा कि हम विवेचना कर रहे हैं, अभी नहीं छोड़ना है, हमें थोड़ी और पूछताछ करनी, बस ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केस हो गए। ये तो बाहर निकलने का हो, और बेल अलग होती है, बाहर होना अलग होता है, केस फाइल होना अलग होता है। और किसी भी एफआईआर यदि हो गई है उसको क्वेश करना, उसको ख़त्म करना, सबके अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रोविजंस है और अलग अलग लॉज हैं। मोहम्मद अली को अब क्या करना चाहिए, आयुष को मोहम्मद अली बनने के लिए?
बन तो गए हैं, मतलब दिल से तो बन गए हैं, हाँ। लेकिन जो अड़चने आ रही हैं, जो उनके साथ चीजें हो रही हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे जो है प्रशासन घेर आपसे संपर्क करें, उसकी पूरी मदद कर देंगे, ठीक है। अच्छा। आपसे मिले वो। पूरी तरीके से। अरे इसमें क्या है, हम तो वकील हैं, हमको फीस मिलेगी, हम कानूनी तरीके से उसको केस लड़ेंगे, उसको जिताएंगे, हम लोग को तो काम है, उसमें हमें हिंदू मुस्लिम से हो क्या सकता फर्क है पड़ता कि है। भीड़ के चेहरा आप भी बच अरे जाए, ये सब दुश्मन के भाई। बातें, ये सब बातें हमसे मत पूछा करो, ये ध्यान रखो। मैं ऑफिशियली और पूरे मीडिया के सामने, हमारे लिए आदमी की निशान है अच्छा व्यक्ति होना, पहली शर्त है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे एसटी हो, चाहे एबीसी, कोई भी हो, हमारे लिए कोई भी व्यक्ति एक अच्छा इंसान हो, उसके साथ अन्याय ना हो, ये हम सबकी जवाबदेही और हर किसी मानव प्रजाति की ये रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हम सब लोग जितने भी हैं वो पढ़े लिखे एक मानव प्रजाति है, न कि अनपढ़ प्रजाति है। और यदि इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को करता है जो कि संविधान है, कानून है, और उसको भी कहीं न कहीं पर दबा करके अपने अलग से आरोपित करता है, तो मुझे लगता है इल्लीगल है, वो गलत है।